हाय एवरीवन, वंस अगेन यूर वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा। जेईई एडवांस में भी काफ़ी हद तक रिलेटेबल क्वेश्चन होते हैं और हर जगह आपके लिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो वही का वही रहता है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने लिमिट्स पढ़ा था पिछले वीडियो में, बस उसका आज बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। कर्व्स के अंदर हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं क्या? तो कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब, कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब है कि बिना रुकावट के का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई चीज बनाई विदाउट, अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूं, इफ आई टॉक इन द लेमैन टर्म्स, ठीक है, अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूं तो बिना पेन उठाए, मतलब जैसे यहाँ पर मेरा पेन रखा है, यहाँ पर मेरी नोटबुक रखी है, तो बिना पेन उठाए मैं अगर कोई ग्राफ बना रहा हूं तो वो कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो फॉलो करने हैं वो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पेन उठाया फिर उसके बाद इधर स्टार्ट किया, ठीक है, तब वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं ये सब बातों को छोड़े और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो कंटिन्यूटी का हमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, कोई भी कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है, बिना पेन उठाए अगर मैं लेट से ऐसा कोई कर्व ड्रॉ करता हूँ, तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं जिसके अबाउट मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं। बेसिकली कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आता है अराउंड अ पॉइंट, कंटिन्यूस एट अ पॉइंट टू बी मोर एग्जैक्ट। जैसे यहाँ पर भी लिखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। तो पहले कंटिन्यूटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो पहले हमें पॉइंट का पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट पूछा जा रहा है भाई। अगर हमें पॉइंट का पता चल जाएगा तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम पॉइंट को देखेंगे और फिर हम उस पॉइंट के लिए एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूं और इसको मैं x इक्वल टू a मान लूं, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड टेक अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ दिस थिंग। तो मैग्निफाइड इमेज बनानी तो आपको आती होगी, नाइन्थ क्लास में जो आपने बनाई होगी। ठीक है, तो इसी कर्व का अगर मैं मैग्निफाइड इमेज बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, जिसमें मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, इसको भी हम मतलब अराउंड 100,000 टाइम, बहुत जितनी इन्फिनिट टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, सो दैट हम बात करें तो कह सकें कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए। इससे जस्ट आगे हम एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आगे और जस्ट आगे की रिप्रेजेंटेशन वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज ए पॉजिटिव। और जस्ट पीछे भी हम कोई पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव। तो हम कहते हैं कि जब एफ ऑफ ए नेगेटिव है, हमारे पास एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, ये दोनों इक्वल हों, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसमें आप एक और चीज जोड़ लें कि एफ ऑफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पॉजिटिव, और साथ साथ ये फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए के बराबर भी है। तो ऐसे केस में लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है, साथ साथ हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है दैट इज इक्वल टू लिमिट। इन दैट केस, इन दिस केस ऐसा सिनेरियो बनता है, और ऐसा सिनेरियो बनता है तो वी डिक्लेयर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है, उसको चेक करने का ग्राफिकली आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि क्लोजेस्ट पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यू यानी कि आउटपुट है वो सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है।
उसके अलावा यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं ए नेगेटिव कहीं यहाँ पर होगा, ए पॉजिटिव कहीं यहाँ पर होगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये तो वैसे इतना बड़ा तो कोई पॉइंट होता नहीं है, पॉइंट तो इतना सही होता है। इससे पिछला वाला पॉइंट इधर कहीं होगा और इससे आगे वाला पॉइंट इधर कहीं होगा, मतलब इससे भी छोटे इंटरवल पे होगा। तो यहीं पे ये मतलब मेजरेबल नहीं है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग अगर हम बोलें तो यहाँ से वी कैन से कि यहाँ पर एफ ऑफ ए है, यहाँ पर बहुत ही क्लोज विसिनिटी में एफ ऑफ ए नेगेटिव है और इससे बहुत ही जस्ट आगे इसका एफ ऑफ ए पॉजिटिव है। तो हम इन तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट इन द सेंस कि हम ये नहीं कह सकते कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए पॉजिटिव। तो हम बेसिकली ये नहीं कह पा रहे हैं, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि सिंस दे आर वेरी क्लोज तो ये पॉइंट सही है। विच मीन्स कि अगर ये वाली बात ट्रू बैठती है तो मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। ओके तो जब भी फाइनली अगर कंक्लूड करें तो जब भी कंटिन्यूटी पूछी जाए, ठीक है, कंटिन्यूटी पूछी जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना। पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि पॉइंट बताया जाएगा कि किस पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर वो नहीं बताया जाता है तो आपको ऐसा है कि फंक्शन बताया जाएगा, फंक्शन बताया जाएगा। और फंक्शन बहुत ही अलग अलग तरह के विचित्र तरह के फंक्शन होते हैं। फंक्शन हर एक में अपने आप की प्रॉपर्टी रख सकता है। जैसे कोई ब्रांच वाइज डिफाइंड है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रांच वाइज डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो जब आप देखें इसमें एंड पॉइंट्स ऑफ एवरी ब्रांच, वो हमारे लिए एक तरह से कंटिन्यूटी चेक करने का हेल्प मिलता है, ठीक है, ब्रांच वाइज अगर डिफाइंड है। अगर सिंपली कोई फंक्शन डिफाइंड है तो आपको वैसे उसके डोमेन में ही बात करनी है, हर बार एनसीईआरटी टर्म्स में हमेशा डोमेन में बात करनी है। एग्जाम्पल अगर मैं बहुत ही सिंपल बात करूं तो 1/x अगर y है तो अपने डोमेन में, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये ऐसा एनसीईआरटी डेटा है, कई लोग गलत भी बता सकते हैं, तो बी अवेक, स्टे सेफ, ठीक है। एनसीईआरटी डेटा ये कहता है कि डोमेन में चेक करनी होती है। ओके तो ये था कंटिन्यूटी। तो मैं बेसिकली जो हमारी मेन टर्म्स हैं उनके ऊपर हाईलाइट मार देता हूँ थोड़ा सा। तो टू बी मोर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, तो हम कह रहे हैं कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ ए नेगेटिव, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, दैट इज एफ ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ए। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL equal to RHL equal to value of function at that x, that will determine कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक कंटिन्यूटी की टर्म्स थी कि कंटिन्यूस फंक्शन कब हम डिक्लेयर करेंगे। अब कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करते हैं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में अगर हमें कंटिन्यूटी देखनी है तो कंटिन्यूटी हमेशा एक ओपन इंटरवल में देखी जाती है, इस चीज का ध्यान रखें। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंगिंग टू दिस। और अगर क्लोज्ड इंटरवल की भी बात हो जाए तो अब तब भी ओपन इंटरवल में देखना है, ठीक है। मिनिमम मतलब दोनों ही सिनेरियो में देखो, हमारे पास जब भी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमारे पास इंटरवल दो तरह के होते हैं, तो हम दो तरह के केस कंसीडर करते हैं। लेट्स से ओपन इंटरवल एंड लेट मी अज्यूम अ क्लोज्ड इंटरवल। ओके ओपन इंटरवल में तो कुछ नहीं है, एवरी पॉइंट पे हम चेक करते हैं। बट क्लोज्ड इंटरवल में हम देखेंगे बस ए टू बी में, जैसे ये है, ये ओपन इंटरवल में तो हम एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी देख सकते हैं। पर क्लोज्ड इंटरवल में हम कहेंगे कि ए कॉमा बी में तो देखो ही देखो ओपन इंटरवल में। साथ के साथ ये देखो कि जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी फंक्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स से ए टू बी ये मेरा इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं और इसका एक सुंदर सा ग्राफ बना लेते हैं जिसमें हम इसकी कंटिन्यूटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए पॉइंट इधर है
और फंक्शन ऐसे ही कुछ चला और यहाँ पर मेरा बी पॉइंट आ गया। तो इसमें हम अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मैंने एक कंटिन्यूस फंक्शन बनाया है अपने एंड पर, तो अगर मैं कंटिन्यूस फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आई कैन से दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, ये जब a कॉमा b क्लोज्ड इंटरवल्स में बात हो रही है तो हम देख सकते हैं कि a से स्टार्ट हो रहा है तो a से अगले आगे वाला कोई पॉइंट लेना पड़ेगा जिसपे हमें इसको पॉइंट की कंटिन्यूटी को चेक करना है। सिमिलरली अगर b पे क्लोज हो रहा है तो आई विल राइट f ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू b से जस्ट पीछे वाला पॉइंट, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू b नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो राइट कंटिन्यूस कह दिया इसने, अगर दिस इज अ फाइनाइट, ऑब्वियसली बात है फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्टेंट है इम्प्लाइज ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इन्फिनिटी को रीच नहीं कर रही है, इन्फिनिटी को रीच करना इज अ सेपरेट इशू। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों केसेस में दिस मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो क्लोज्ड ओपन इंटरवल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर क्लोज्ड इंटरवल पहले चेक करो कि ओपन इंटरवल में है क्या। अगर ओपन इंटरवल में है वेल एंड गुड, फिर उसके बाद आप देखो कि पॉइंट पर आओ, फिर आप देखो कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब लेफ्ट साइड पे कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, यानी कि एफ ऑफ ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है कि नहीं। ठीक है, और आप दूसरे एंड पर चेक करो कि एफ ऑफ बी से जस्ट पहले इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। अगर ये सारी कंडीशंस, दिस इज कंडीशन 1, ठीक है, दिस इज कंडीशन 2 एंड दिस इज कंडीशन 3, ठीक है, तो क्लोज्ड में अगर 1 एंड 2 एंड 3 तीनों सेटिस्फाई कर जाए वेल एंड गुड, आपका फंक्शन विल बी डिक्लेयर्ड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, सो फंक्शन विल बी डिक्लेयर्ड टू बी कंटिन्यूअस एज पर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ फंक्शंस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की बात हो रही है। जैसे सबसे पहले बोल दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है डोमेन्स में ही बात हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, तो पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब ये जैसे एक स्टैंडर्ड कोई भी क्यूबिक है, ठीक है, जिसके 3 रूट हैं उसकी बात हो रही है, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये भी एक फंक्शन है और हमने देखा कि ये कंटिन्यूअस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि हम अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलें तो हम बिना पेन उठाए इस ग्राफ को बना सकते हैं। लॉगरिथमिक की बात कर लेते हैं, तो log ऑफ x की अगर मैं ग्राफ की बात करूं, log ऑफ x बेस e की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाता है जो 1,0 से पास करता है। ठीक है, इसको हम ln e भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हो जाते हैं। ओके, एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल कुछ इस तरीके से मूव करता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि लॉग और एक्सपोनेंशियल अपने आप में इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स है। अब यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, टैन एक्स तो एन पाई पे डिफाइंड ही नहीं होता है, एन पाई नहीं सॉरी 2n-1 पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता है, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे ही बच्चों के लिए उसने कह दिया कि आपको डोमेन चेक करना है। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि tan x तो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई, तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू n 2n-1 पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो आप बोलना कि सर ये वाली चीज तो डिसकंटिन्यूअस होनी ही है क्योंकि यहाँ पर तो हमारा फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करता है, डोमेन में ही नहीं है। जब वो चीज डोमेन में ही नहीं है तो उसके पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जिस दिन उसने कहा कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी
ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x इन इंटरवल 0 to पाई, उस दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि π/2 पे डिसकंटिन्यूटी आती है। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखें, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या डिसाइड करना है। अगर उसने डायरेक्टली लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू π/2 है ना, और हमें इज या x इक्वल टू π/2 इंक्लूड करके बोले, तो हमें π/2 पे डिसकंटिन्यूअस लिखना है अगर इंक्लूड करके बोले, पर अगर एक्सक्लूड करके बोले तो आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें डेवलप करेंगी आपको। अगला है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो हमारा सम और डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा। तो एग्जांपल ले लो, x और 2x ले लेते हैं। सम इनका हो गया 3x, कंटिन्यूअस है। डिफरेंस हो गया x, कंटिन्यूअस है। वैसे भी दोनों पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, f ऑफ x इज k f x, यानी कि x और 2x ही देख लो। अगर k हमारा 2 है तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, f of x इज इक्वल टू f of x इंटू g of x, x और 2x अगेन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। 2x स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू c। ओके, एंड इफ g of c इज नॉट 0, ठीक है, इफ g of c इज नॉट 0 तो हम बात कर रहे हैं f of 4 of x, यानी कि लास्ट वाला पॉइंट अगर हम x और 2x के लिए ही बात करें तो f of x जो हमारा लास्ट पॉइंट के लिए, फोर्थ पॉइंट के लिए है, दैट इज 1/2। ठीक है, f of x ये है, g of x ये है, तो ये 1/2 आ जाता है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये है उसका ग्राफ हो जाएगा 1/2 का। तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाता है एट x इक्वल टू c। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि सम हो, देखो दो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सम उनका कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट समझ आ गया हो तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो अगले पॉइंट है, क्या कह रहा है कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस देन f o g एंड g of f आर कंटिन्यूअस। ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, अगर आपका f और g कंटिन्यूअस है तो उनके कंपोजिशन में भी कंटिन्यूअस फंक्शंस का ही कुछ सम या डिफरेंस लिखा गया होगा, जो कि उसे ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस बनाएगा। और क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस बनाएगा तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी। एंड कहता है कि इफ f एंड g आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c देन f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g में स्टिल बी कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी पे हमारे पास जो अलजेब्रा हो रहा है दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसकंटिन्यूटी इन द फाइनल फॉर्म। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी अगर किन्हीं दो फंक्शंस में है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर ये इस पे डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसे आएंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूअस हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/x और x की बात करूं इन द इंटरवल -1 to 1, ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, इनका सम डिसकंटिन्यूअस है, तो इसीलिए वो फंक्शन दर फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं गाइस। ओके, अगला पॉइंट क्या है, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये काफी इंपॉर्टेंट, रीजंस, कैसे कोई फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर दें। तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, तो उन्हीं रूल्स के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका। अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, देखो हमारे पास कंटिन्यूटी का पहले तो क्राइटेरिया क्या है, जस्ट लेट मी चेंज द इंक कलर। ओके, सो कंटिन्यूटी का क्या क्राइटेरिया है, कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया है कि f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू f ऑफ a। मतलब फंक्शनल की फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है, ये फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लिखी गई है, और ये फंक्शन का वैल्यू लिखा गया है। कूल। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इम्प्लाइज अ कंटिन्यूटी। अच्छा, केस 1 अगर हम देखें LHL नॉट इक्वल टू RHL देख लें। ठीक है, बट दूसरा केस देख लेते हैं LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, तो LHL इक्वल टू RHL अगर ये इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाए, तो ये कंटिन्यूअस होता है, दिस विल इम्प्लाई कंटिन्यूटी।
बट अगर दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इस केस में ये एक डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, तीसरा, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ही डिसकंटिन्यूअस बन गया। तो ये 3 सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्कशन की बात करें तो इसमें डिस्कशन हुआ पड़ा है। यहाँ पर देखिए केस 1, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ग्राफ क्या बनेगा। देखो लिमिट एग्जिस्ट ना करने का प्राइमरी रीजन कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल LHL हमारा 1 है, RHL 3 है, तो ये मेरा 1 है, ये मेरा RHL। यहाँ पर मैं बहुत ही मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ कि ये मेरा RHL है और वैल्यू ऑफ फंक्शन हम कुछ भी मान लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन लेट्स से फंक्शन इज 1। ठीक है, हमने मान लिया 1 है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ तक तो ग्राफ सही आया। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ 1 आया, यहाँ पर हमने लेट्स से x इक्वल टू 2 पे देखा, तो यहाँ पर 2 पे f ऑफ 2 1 है और उससे पहले वाला भी लिमिट 1 है बट बाद वाला लिमिट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक गैप आ गया। अगर हम उस गैप की बात करें, ये हमारे पास एक गैप आ गया। ठीक है, 1 और 3 के बीच में एक गैप आ गया। इस गैप को वैसे तो बता देते हैं, अभी आएगा आगे भी, इस गैप को बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो बेसिकली LHL RHL के बराबर ना हो फंक्शन, ऐसे कुछ चला होगा। ठीक है, तो LHL RHL के बराबर नहीं है तो उस केस में डिसकंटिन्यूटी आनी है। देखो ऑटोमेटिकली, देखो ग्राफ यहाँ तक तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पेन उठाना पड़ गया। देखो मैंने पेन उठा दिया ना, और उसके बाद में वापस ऐसे उठा भी सकते हैं, पर टू बी मोर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, LHL इक्वल टू RHL है। नेक्स्ट केस है LHL RHL के बराबर है पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो उस केस में अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना हो तो मैं इस तरीके का बनाऊंगा कि ऐसा है कि इस पॉइंट पर मेरी फंक्शन की वैल्यू लेट्स से ये पॉइंट है 3। ठीक है, 3 से जस्ट पहले ये वैल्यू कहीं ना कहीं 4 पे जा रही है और 3 के जस्ट बाद भी ये वैल्यू कहीं ना कहीं 4 पर जा रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये क्लोज होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, तो ये कुछ बना देते हैं ऐसे ही। तो 3 से जस्ट बाद यहाँ कहीं वाला पॉइंट और 3 से जस्ट पहले यहाँ कहीं वाला पॉइंट, दोनों लेट से 4 है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं 3 पर f ऑफ 3 उन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है 10, तो उसका ग्राफ यहाँ कहीं बनेगा, 10 आएगा f ऑफ 3, यहाँ पर एक हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ पर कहीं 10 पे आएगा। तो उस केस में हमें एक अगेन जंप दिखा, पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज अ डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक और पॉइंट हो गया कि लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। तो ये वाला था कि LHL इज इक्वल टू RHL बट इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, और दूसरा अगला केस देख देते हैं। एक केस है हमारे पास कि यहाँ पर जैसे है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और हम तीसरा केस भी देख सकते हैं, एक तीसरा केस भी देख सकते हैं कि बीच में हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। इस केस में, जिस केस में मेरे पास LHL नॉट इक्वल टू RHL है और ये फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है, मतलब LHL यहाँ पर है, RHL यहाँ पर है, पर फंक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उस सिनेरियो में ऐसा कुछ केस बनेगा कि यहाँ पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती इस केस में। और तीसरे केस में फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे। और अब अगर हम ज्योमेट्रिकली थोड़ी बहुत बात भी करें तो ज्योमेट्रिकली कह सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विल एग्जिबिट अ ब्रेक एट x इक्वल टू a इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तभी तो ब्रेक लग रहा है। ठीक है, वही पेन उठाना पड़ रहा है, तो आप पेन मेथोडोलॉजी से समझ सकते हैं कि पेन अगर उठाना पड़ गया तो फिर इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 रिस्पेक्टिवली। फॉर योर रेफरेंस मैं थोड़ा बहुत डेटा क्लियरेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, सो दैट आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो इसे। ठीक है, और ये हमारे पास हमने ये केसेस और ये केस रिस्पेक्टिवली डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आ गया होगा रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इन्हीं रीजंस को अगर हम नेम्स दे दें तो वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाता है। तो उसमें हम बेसिकली दो तरह की डिसकंटिन्यूटीज की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है हमारे पास रिमूवेबल, और दूसरी टाइप आती है हमारे पास नॉन रिमूवेबल। ओके, तो हम रिमूवेबल की बात करें तो रिमूवेबल हमारे पास दो सिनेरियो में आती है। एक आती है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ओके, और दूसरी आती है हमारे पास फंक्शनल वैल्यू के हिसाब से सोचें। ठीक है, इसका एग्जैक्ट नाम सोचते हैं। इसका एग्जैक्ट नाम होता है, एक मिसिंग पॉइंट और दूसरा है आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है सिनेरियो समझना। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है, ठीक है गाइस, एक बार ध्यान से देखना, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का ये मतलब है कि ये हमारे पास कोई फंक्शन चल रहा है, इस पॉइंट पर इसका वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, ये लेट्स से हमारा 3 है, यहाँ पर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, एंड लेट्स से यहाँ पर हम f ऑफ 3 नेगेटिव की बात करें तो वो 4 आता है, f ऑफ 3 पॉजिटिव की बात करें तो वो भी 4 आता है, बट f ऑफ 3 है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। उस सिनेरियो में क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि f ऑफ 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप ऐसे फंक्शन को डिफाइन करो, f ऑफ x फॉर x नॉट इक्वल टू 3 एंड 4 फॉर x इक्वल टू 3। अच्छा, ये मेरा f ऑफ x का ग्राफ था। ठीक है, अब इसी सिनेरियो से अगर f ऑफ x नोन है तो मैं ग्राफ बना सकता हूं नया। ठीक है, तो मैं इसी वाली चीज का ग्राफ बनाऊंगा वापस इस सेंड पे। मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो व्हाट आई रियलाइज इज कि मैं f ऑफ x तो बना रहा हूं, जब x नॉट इक्वल टू 3 है तो मैं f ऑफ x डायरेक्टली बना पा रहा हूं, और x इक्वल टू 3 पे मैं वापस वही वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, मैं वापस वही वैल्यू ले रहा हूं, तो इससे क्या हुआ, मेरे पास एक कर्व बन गया, और वो स्ट्रेट कर्व है। मैं विदाउट उठाइंग माई पेन, मतलब विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, मैं पूरे ग्राफ को डायरेक्टली बना सकता हूं। ठीक है, मतलब ये अब कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, f ऑफ 3 नेगेटिव f ऑफ 3 पॉजिटिव दोनों इक्वल तो थे ही, साथ में f ऑफ 3 जो एग्जिस्ट कर गया अब मेरे डिफाइन करने के बाद, तो वो भी एग्जिस्ट कर गया, तो इसीलिए f ऑफ 3 का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, तो सच अ केस इज नोन एज अ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, मिसिंग पॉइंट तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो हमने मिसिंग पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी की बात की, अगला है फंक्शनल वैल्यू, जिसका हमने नाम देखा अभी आइसोलेटेड पॉइंट। आई एम सॉरी, मुझे वो नाम नहीं याद रहा पहले शुरुआत में, पर अब याद आ गया, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो उसमें क्या है, देखो अगर उसमें क्या है ना, उसमें ऐसा है कि यहाँ वाली अगर इसी वाली वैल्यू को लेट से मैं 5 कर दूं इधर, तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, तो उस केस में ये डिसकंटिन्यूअस है। तो अब आइसोलेटेड पॉइंट में क्या करेंगे, इस 5 को वी विल कन्वर्ट टू 4 अगेन। ठीक है, मतलब what I wish to make you clear is something like this. Let me just gain some space for you guys. ठीक है, so that ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, just a moment. Okay, thank you. नाउ अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेरा ग्राफ व्हाट आई वाज गिवन वाज समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये लेट से 3 है, ये वाला मेरा 4 है, और ये मेरा 5 है। ठीक है, तो इस वाली चीज का ग्राफ है f ऑफ x
ठीक है, फॉर x नॉट इक्वल टू 3 एंड 5 फॉर x इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा अगेन यहाँ पर जगह बना देता हूँ। नेक्स्ट, अब आपको समझना है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द केस दैट इज टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर। देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में कि 3 पर मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 4 आ रही है, पर मेरे पास दिया जो गया है फंक्शन में वो 5 दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो 5 है इसकी जगह हम ऐसे लिख दें एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 3, ये तो कंटिन्यूस है, और यहाँ पर 4 लिख दें फॉर एक्स इक्वल टू 3। तो ये अब हमारे पास रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का दूसरा पार्ट हो जाएगा कि इसमें फंक्शनल वैल्यू को हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया वेयर एफ ऑफ एक्स limit extending to f of x exists and f of a also exists but this is not equal to this, तो उस केस में आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आती है। चेक कैसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक है, और इसको रिमूव कैसे कर दिया, देखो रिमूवेबल है ना, कि आप फंक्शनल वैल्यू चेंज कर दो आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बट जनरली अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है तो ये एक डिसकंटिन्यूटी तो है ही, और क्यों है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी डिसकंटिन्यूटी की रिमूवेबल टाइप्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉन रिमूवेबल। तो नॉन रिमूवेबल 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होती है इनफाइनाइट टाइप्स में जो चली जाती है। ठीक है, दूसरी एक होती है ऑसिलेटरी। ठीक है, और तीसरी जो होती हैं जो तीसरी होती हैं वो होती हैं फाइनाइट टाइप। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इन्हीं का ही केस समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द केस ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले अगर हम बात करें इनफाइनाइट टाइप में, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल के लिए आई कैन टॉक अबाउट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। देखो tan x एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ पर मेरा पाई बाय 2 होता है। अगर हम tan x का ग्राफ देखें, देखो बेसिकली हमें ग्राफ से इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। ठीक है, तो ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं tan x का ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आता है ना tan x का ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर जैसे पाई पे 0 होता है और उससे पीछे ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f ऑफ पाई बाय 2 से जस्ट पहले, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को रीच कर रहा है। और अगर मैं पाई बाय 2 से जस्ट आगे की बात करूं तो यहाँ कहीं, तो ये तो नीचे चला गया, नीचे गिर गया, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में आई कैन से दैट माय फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाय 2। ठीक है, ओके, ये बात समझ आ गई। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है पाई बाय 2 पे, सो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज, और यहाँ पर लिमिट्स इनफिनिट, कोई भी एक लिमिट इनफिनिट को जाए या माइनस इनफिनिट को जाए। जैसे अगर हम इसमें मॉड ऑफ tan x कर दें, अगर हम मॉड कर देंगे tan x का, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को चल जाएगा। बट स्टिल उस सिनेरियो में क्या दिक्कत होगी, उस सिनेरियो में ये दिक्कत होगी कि तब इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी कांट बी अचीव्ड। कितना मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है कोई कुछ कह नहीं सकते। तो उस केस में जैसे यहाँ पर अब इन्होंने लिख दिया है, आई थिंक अभी बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये फैक्ट कि यहाँ पर लिखा गया है कि फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस बाय रीडिफाइनिंग। देखो लिमिट जब तक एग्जिस्ट करती है तब तक हम रीडिफाइन वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि हम फंक्शनल वैल्यू को एक पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं। पर जिस दिन मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैं लिमिटिंग केस में उस चीज को नहीं लगा सकता। मैं अपनी फंक्शनल वैल्यू को जितना मर्जी चेंज कर लूं, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिसकंटिन्यूअस आएगा ही आएगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे इस केस में ही बात थी। अच्छा, पहले इससे पहले हमने इनफाइनाइट टाइप की बात की, तो एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट मस्ट टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, फाइनाइट टाइप में अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें ये 3 है, ये 2 है, एट 1, तो f ऑफ 1 नेगेटिव इज 2, f ऑफ 1 पॉजिटिव इज 3। तो इस केस में यहाँ से लिमिट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई।
ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटीन्यूअस फंक्शन कभी नहीं हो सकता, और ऐसी कंटिन्यूटी को हम रिमूव भी नहीं कर सकते, तो दिस इज अ फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तीसरा केस काफी खास होता है ऑसिलेटरी टाइप का। ऑसिलेटरी टाइप में बहुत ही फेमस केस होता है साइन ऑफ 1/x का। तो उसके केस के ऊपर हम बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो इस पॉइंट पर हम एक्चुअली कमेंट नहीं कर सकते, वी कांट कमेंट, हमें दिखता ही नहीं है ना, ग्राफ ही नहीं दिखेगा, तो कमेंट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमें ये पता है कि -1, देखो साइन ऑफ 1/x की बात हो रही है, साइन ऑफ 1/x एट x टेंडिंग टू 0, देखो हम लिमिट चेक कर रहे हैं, और अगर हम f ऑफ 0 को कुछ भी एज्यूम कर लें, वी एज्यूम इट टू बी 0 टू बी मोर एग्जैक्ट। बट अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 1/x है, तो साइन ऑफ अ फंक्शन विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, बट एग्जैक्ट क्या हो रहा है नोबडी नोस। ऐसे सिनेरियो को जब भी हम बोलें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑसिलेटरी टाइप ग्राफ आता है, और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को वी कॉल एज ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, आपको 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी समझ आ जाएगी। तो आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन ऑफ 1/x लिख लीजिए, फाइनाइट टाइप में आप लिख लीजिए 2x + 3 एट x इक्वल टू 0 हम बात कर रहे हैं, तो एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x - 1 एंड 2 फॉर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये। तो इस टाइप के फंक्शन को आप ऐसा होमवर्क ट्रीट कर सकते हैं कि जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा कि फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट, बहुत ही अच्छा 100 करोड़ का नोट दिया गया है हमारे पास। ठीक है, इतनी हैवी करेंसी है ना, यू नो। ठीक है, इन केस ऑफ अ नॉन रिमूवेबल या फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ RHL एट A एंड LHL एट A इज द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब जैसे मैंने कहा था नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ऐसा कुछ है, यहाँ पर 2 है वैल्यू, यहाँ पर 3 है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये वाला जो डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट का है, इसी को बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ग्राफ में ये बहुत ही क्लियर है, वरना नॉन नेगेटिव डिफरेंस ये क्या लिखा गया है गॉड नोज। ठीक है, बेसिकली कहने का ये मतलब है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर -2 होता कहीं ना कहीं तो ये 5 यूनिट्स हो जाता है, तो मॉड नॉन नेगेटिव डिफरेंस का मतलब ही ये है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो a function having a finite number of jumps is known as a piecewise continuous or a sectionally continuous। ठीक है, ये just an information, ठीक है, nothing more important, more relevant to this point। ठीक है गाइस, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट IMVT या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नाम से बहुत ही भयानक लगती है, बहुत ही खतरनाक लगती है, बट एक्चुअल में बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी क्वाड्रेटिक में, ठीक है, अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी है। देखो हमने बात की थी, अगर मैं क्वाड्रेटिक में वापस लेके जाऊं आप लोगों को, तो हमने बात की थी अगर ए और बी के बीच में, अगर ए एंड बी के बीच में कोई वन रूट, if one root lies between in the interval a comma b, then I can say that f of a is positive, f of b is negative, और f of b is positive, f of a is negative। तो इसे हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि f of a times f of b is less than 0। अगर ऐसा कभी सिनेरियो आए तो ये लिख देंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ IMVT। ठीक है, बेसिकली यही IMVT है, जस्ट इसको एक फैंसी सा नेम दे दिया गया है। ठीक है, और अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या फायदा है, क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली बोलूं तो। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, लेट्स से f of x, अगर मैं उसका कोई भी रैंडम सा कर्व ड्रॉ कर दूं, लेट्स से ऐसा कोई कर्व ड्रॉ किया मैंने, अगर मैं इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू देखूं और इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू देखूं, ठीक है, लेट्स दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, तो f ऑफ a मुझे दिख रहा है नेगेटिव है, f ऑफ b मुझे दिख रहा है पॉजिटिव है। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन कंटिन्यूअस है,
IMVT सेज अगर मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया है, देखो यहाँ पर IMVT क्यों लग गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन कंटिन्यूस है और ये कंडीशन आ जाए, तो इसका मतलब A से लेकर के B के बीच में कभी ना कभी तो 0 आया होगा, तो आंसर बिल्कुल आया है ना, क्यों नहीं आया, तो ये पॉइंट 0 आया होगा। सो दिस इज at least 1 0, at least 1 0 in interval A to B. This is IMVT, not more than this, ठीक है। this is a perfect example of IMVT, और ये आपका क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेट हो जाता है, ठीक है। IMVT में अगर हम 0 की जगह कोई और पॉइंट देखें, ठीक है, अगर हम 0 की जगह कोई और पॉइंट देखें, अगर मैं इसको अपना ओरिजिनल रेफरेंस फ्रेम मान लूं, ठीक है, तो इससे नीचे वाली कोई वैल्यू है और इससे ऊपर वाली कोई वैल्यू है, लेट्स से B है, ये A है, ये लेट्स से C है, ठीक है। तो f ऑफ A अगर लेस देन C है और f ऑफ B अगर ग्रेटर देन C है, तो व्हाट आई कैन से इज कि A से लेकर के B के बीच में कोई एक ऐसा x होगा फॉर विच मेरे पास जो वैल्यू आया होगा, फॉर दैट x मेरे पास एक वैल्यू आया होगा फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू C। दिस इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नॉट मोर देन दिस, देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता हो तो अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल, कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है, एंड a and b are 2 points, then y is a number between fa and fb, y is a number between fa and fb, अगर एफ बी इज ग्रेटर देन, मतलब हमने बात की कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है, ठीक है, तो उसी का मतलब है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, तभी तो वो बिटवीन आ गया, तो देयर एग्जिस्ट अ सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ सी इज वाई नॉट, तो ये सी हमने इसको बना दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका यूज मैंने प्रैक्टिकली क्वाड्रेटिक लोकेशन ऑफ रूट्स में, मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक से रिलेटेड नहीं है, किसी भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, किसी भी सिस्टम, किसी भी सेट, किसी भी फंक्शन के लिए अप्लाई हो जाता है, ठीक है गाइज। बस ये कंडीशन है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा है कि कंटिन्यूस होना क्यों होना चाहिए, देखो अगर ये डिसकंटिन्यूस हो गया, लेट्स से ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा है, तो इस वाले रीजन में तो कहेंगे नेगेटिव है, इस वाले रीजन में कहेंगे पॉजिटिव, पर जीरो तो कहीं नहीं हुआ ना, तो इस केस में हमें कंटिन्यूस के ऊपर थोड़ा सा बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो कंटिन्यूटी तो इधर तक ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। आई होप आपको कंटिन्यूटी समझ आ गया होगा। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी का सेक्शन आ जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। सो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, फंक्शन, दिस फंक्शन, डेरिवेटिव को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव इज एक्चुअली इक्वल टू द टेंजेंट का स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डेरिवेटिव, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जब हमारे पास कोई भी कर्व दिया गया है, ठीक है, और हम किसी भी पॉइंट की बात करें, तो पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट इज अ यूनिक लाइन थ्रू अ यूनिक पॉइंट, और इसका स्लोप हम जानते हैं m, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, वेयर tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। इस स्लोप का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। तो ये जो tan थीटा है ना, यही dy बाय dx है ज्योमेट्रिकली। जब भी हमारे पास कोई भी कर्व का इक्वेशन दिया गया होगा, हम उसका dy बाय dx मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन से बनाएंगे, विच इज अवर नेक्स्ट चैप्टर, या हम थोड़े से और मेथड्स यूज करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह, जो हम धीरे धीरे अभी डिस्कस करेंगे। अभी मतलब ऐसा है कि अभी कंटिन्यूटी पढ़ा है, डिफरेंशिएबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसकी एप्लीकेशन करेंगे, तब जाके डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट होता है।
तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पॉइंट ए की बात करें, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट ए है, इस पे ये वाला पॉइंट है, तो डेरिवेटिव कैलकुलेटेड एट दिस पॉइंट कैन बी रिटन बाय एज दिस। ठीक है, ये 3 मेथोडोलॉजी होती है, आपको बस टर्मिनोलॉजी समझनी है कि किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास RHD और LHD का मतलब। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या है इसका फिजिकल मीनिंग, अगेन ज्योमेट्रिकली समझते हैं। लेट्स से ये हमारे पास कोई कर्व था, ये बहुत ही मैग्निफाइड फॉर्मेट में बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है लेट्स से ए, इससे जस्ट आगे h डिस्टेंस पे यहाँ पर कहीं a प्लस एच है, ऑब्वियस सी बात है h टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पर भी h डिस्टेंस पीछे a माइनस एच है, अगेन ऑब्वियसली h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये जो है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज f ऑफ a, और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली वी कैन कंसीडर इट इक्वल टू एक ऐसी, देखो बहुत ही क्लोज पॉइंट्स हैं ये, दिस इज हाईली मैग्निफाइड फिगर, और अगर हम इसका छोटा कहीं फिगर बनाने की कोशिश करें, तो अगर ऐसा कोई कर्व है उसका ये वाला सेक्शन है, तो a माइनस एच इधर होगा, a इधर कहीं होगा, और a प्लस एच इधर कहीं होगा। तो यू कांट डिफरेंशिएट एक्चुअली कि कौन सा पॉइंट कौन सा है, मतलब यू कांट डिटरमाइन कि कौन सा पॉइंट है। ये आपको एज अ टेंजेंट पे ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसका टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने की थोड़ी सी एस्टिमेशन से कोशिश करूं, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, सच दैट वो, वैसे तो वो इसी पॉइंट से टच कर रहा है, बट हम वी कैन अज्यूम कि वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हाईलाइटेड सा हल्का सा टच हो रहा है। तो उस केस में, क्योंकि ए टेंडिंग टू ए वाली कंडीशन है ना, टेंजेंट भी एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ होगा, नहीं हो सकता। तो उसी केस में हम कह सकते हैं कि हम इस लाइन पर हैं जिस पे f ऑफ a प्लस एच, सॉरी a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a है, a प्लस एच है, a कॉमा एफ ऑफ a है, और a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच है। राइट, ये हमें मिल गए। अब हमारे पास पॉइंट आ गए, तो हम क्या, स्लोप, 2 पॉइंट है। अब राइट साइड से स्लोप लिखेंगे तो उसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोल देंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ, इस वाली साइड से, आगे वाली साइड से स्लोप लिखा, तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1, जैसे कि हम करते हैं f ऑफ a ओवर h। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, अपॉन h आ जाएगा। ये क्या हो गया भाई? तो मुझे लगता है आपको ये वाले पॉइंट समझ आ गए होंगे सारे, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, LHD कैसे लिखते हैं, RHD कैसे लिखते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करना है यार, स्लोप लिखनी है, बस उसमें एक केस कंसीडर कर लेना है h टेंडिंग टू 0 वाला, क्योंकि तभी ऐसा है कि ये वाले कर्व पे हम एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसमें हम लिमिटिंग केसेस में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ओके, एक सेकेंड, डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव, यानी कि यहाँ वाली जो, ये मेरा ए पॉइंट था, इससे पिछले वाले पॉइंट यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच है ये, और ये जैसे ए प्लस एच दिया गया है हमारे पास, तो यहाँ पर जैसे ये एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ ए है, ये ए माइनस एच कॉमा है, और ये ए प्लस एच कॉमा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास दिया गया है, तो इस वाली चीज में आई कैन से कि जब मेरा LHD इज इक्वल टू RHD हो एंड दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो उस केस में इस फंक्शन को आई कैन कॉल अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ दिस फाइनाइट क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट इज f डैश ऑफ a। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा, दिस इज अ रियली सिंपली अंडरस्टूड थिंग, इसमें कुछ बताने लायक जैसा कुछ है ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, अगर ये LHD ऐसे है इस वाले फंक्शन का, ये RHD ऐसे है, तो ये वाले LHD इज नॉट इक्वल टू RHD इन दिस केस, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, बस सिंपल है। ठीक है, क्लियर?
अब आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कह रहे हैं कि यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई कर्व है तो इस पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ यूनिक टेंजेंट, तो इसमें हम कहेंगे कि दिस इज अ डिफरेंशिएबल कर्व एट दिस पॉइंट। बट ऐसा कोई कर्व है, जैसे आर्बिट्रेरी कर्व है, लेट्स से ऐसा कोई कर्व है, तो इस वाले पॉइंट पे यू कांट ड्रॉ यूनिक टेंजेंट। एक साइड से ऐसा टेंजेंट आएगा, एक साइड से ऐसा टेंजेंट आएगा, तो उसमें यू कांट ड्रॉ यूनिक टेंजेंट, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है और बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया है ऑफ मॉड एक्स। अगर हम मॉड एक्स की बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज समवट लाइक दिस। ठीक है, ग्राफिकली समझना है। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जितना ग्राफिकली समझोगे उतना क्लियर होगा। तो इसका यहाँ पर डेफिनेशन एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स है। तो मॉड एक्स कैन बी रिटन एज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। तो इसका आप स्लोप देख सकते हैं 1 एंड -1 हो जाएगा इन रिस्पेक्टिव टर्म्स। तो एफ डैश ऑफ मॉड एक्स अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1 एंड -1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0 साइमल्टेनियसली। तो आप कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 0 हम बात करें, अगर एट एक्स इक्वल टू 0 हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप 1 है इन द राइट हैंड डेरिवेटिव साइड एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव साइड द स्लोप इज -1। तो LHD is not equal to RHD, hence the function is not differentiable at x equal to 0। तो वही तो लिखा हुआ है, these are finite but unequal, then geometrically it implies a sharp corner। तो जब भी तीखापन दिखे किसी भी फंक्शन में, this is a sharp corner। जब भी आपको कोई शार्प कॉर्नर दिखे आप डायरेक्टली कह सकते हैं, बिना सोचे समझे कह सकते हो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, शार्प कॉर्नर ऐसे किसी फंक्शन में देख सकता है, दिस इज अ शार्प कॉर्नर। ऑब्वियस सी बात है यार, डेरिवेटिव इस साइड को इधर है, इस साइड को इधर है, LHD नॉट इक्वल टू RHD। बेसिकली बहुत ही सिंपल बात है, LHD नॉट इक्वल टू RHD करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं वर्टिकल टेंजेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देखा है तो आज मैं आपको उसका इनवर्स बताने वाला हूं। आज उसके इनवर्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो उसका इनवर्स कुछ इस तरीके से आएगा, जानते हो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होगा तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। तो इनवर्स का ग्राफ इस तरीके का होगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3। क्योंकि y को x के साथ रिप्लेस करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो x हो जाएगा y क्यूब, तो इनवर्स के लिए x हो जाएगा y क्यूब, तो ये वाली चीज आ जाती है। ऐसे यूज करते हैं इसे। अच्छा, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं, अगर मैं इसमें देखो, इसमें हम बात करते हैं 0 पर, तो 0 पे ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। एक बार हम y को x की पावर 1/3 रखते हैं और इसको y डैश करते हैं, तो आई कैन से कि यहाँ पर ये आ जाएगा 1/3 x की पावर -2/3। जिसका क्या इम्प्लीकेशन है कि यहाँ पर आई कांट पुट x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशंस वैलिड है। पर अगर मुझे x इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर मैं डेरिवेटिव लिखूं तो वो आ जाएगा f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, f ऑफ 0 0 है तो f ऑफ h क्या आ जाएगा, h की पावर 1/3 ओवर h, यानी कि 1 अपॉन h की पावर 2/3। h को अगर हम 0 डाल दें, ठीक है, इफ h टेंड्स टू 0 तो दिस वाली चीज विल टेंड टू इनफाइनाइट। मतलब यहां पर जो डेरिवेटिव है, इफ आई ड्रॉ द टैंजेंट ड्रॉ करें तो ये ऐसा आ रहा है, जिससे दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये कहीं ना कहीं वर्टिकल टैंजेंट है। और क्योंकि अब मुझे वर्टिकल टैंजेंट मिल गया तो आई कैन से कि अगर एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव इन्फिनिटी है और एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव, मतलब कोई भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, जैसे ये वाला इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो आई वुड से दैट इट इज अ वर्टिकल टैंजेंट। बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। वर्टिकल टैंजेंट आया तो आपने टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, बट दिस डज नॉट इंप्लाई इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इन एनी केस। ठीक है,
अब आते हैं इस पे, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, एक्सेप्ट एट एंड पॉइंट्स, अगर ये सारे कंटिन्यूस होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ग्राफ्स में। और अगर हम इनकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डोमेन में ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस एंड पॉइंट्स में क्या क्लू है, एंड पॉइंट्स में ये क्लू है। देखो एंड पॉइंट्स पे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है यहां तक सीखे, यहां पर एंड पॉइंट आया इसका, देखो हमारी जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, वो होती है LHD इक्वल टू RHD एंड दीज टू हैव टू बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। जब LHD इक्वल टू RHD होगा तो मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल है। इस वाले फंक्शन में देखो, अगर मैं A पॉइंट पे बात करूं, x इक्वल टू A पे बात करूं, तो इसमें LHD एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल कुछ होगा, वैल्यू होगा, सम वैल्यू, पर राइट साइड में कर्व ही नहीं है। मतलब अगर राइट हैंड डेरिवेटिव साइड पे कर्व ही नहीं है तो राइट हैंड डेरिवेटिव है ही नहीं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो आप कोई चीज, लेट्स से आपके पास कोई वैल्यू है, आप उसको कुछ भी नहीं है ऐसा थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है। यू कांट से कि तुम्हारे पास एक एक मतलब एक बॉक्स है और दूसरी साइड तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कर्व ही नहीं है, बात ही खत्म होगी। कर्व ही नहीं है, RHD ही नहीं है, RHD ही नहीं है तो इक्वालिटी का तो कोई मतलब ही नहीं बना। जब इक्वल ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशियबिलिटी की बात ही खत्म हो जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इज फिनिश्ड, ठीक है। यू कांट टॉक अबाउट डिफरेंशियबिलिटी इन इस टाइप का इंटरवल, ठीक है। ये कुछ x टू a चला होगा, ठीक है, x टू a चला होगा, अज्यूमिंग कि x पे ग्राफ है, पर एंड पॉइंट्स पे जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन मिल जाए। अगर डिफरेंशियबिलिटी मिल रही है वेल एंड गुड, पर जनरली एंड पॉइंट्स पे कंसीडर नहीं किया जाता है। डिफरेंशियबिलिटी इज ऑलवेज चेक्ड इन एन ओपन इंटरवल, प्लीज माइंड इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके कूल, ये आ जाएगा। अब है हमारे पास, इफ f of x and g of x are differentiable at x equal to a, then the functions, their sum, their differences, their products will also be differentiable। देखो अगर हम दो फंक्शन बात करें x और 2x, तो इनका सम बोलते हैं तो 3x है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंस बोलते हैं तो -x है, डिफरेंशिएबल है। पता ही है यार, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर हम इनका प्रोडक्ट देखें तो 2x² डिफरेंशिएबल है, और अगर हम इनका डिवीजन देखें 1/2 डिफरेंशिएबल है। 1/2 का डेरिवेटिव हमेशा 0 है, कांस्टेंट है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल है। तो देयर इज नो आर्गुमेंट ओवर दिस कि यार देख लो, अगर यहाँ पर दो कंटिन्यूस फंक्शन लिखे हुए हैं तो उनके प्रोडक्ट, सम, डिवीजन सब कंटिन्यूस है, सब कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी ऑलवेज इंप्लाइज कंटिन्यूटी वुड, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि डिफरेंशियबिलिटी वुड ऑलवेज इंप्लाई कंटिन्यूटी। ये दोनों डिफरेंशिएबल है, इसीलिए आई कैन रिलाई ऑन द फैक्ट कि यहाँ पर जो फंक्शंस हैं ये भी डेरिवेबल होंगे, जो हमने लिखे हुए हैं ये चार प्रोडक्ट ऐसे, ठीक है, ये भी डेरिवेबल होंगे। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशिएबल डज नॉट इंप्लाई नॉन कंटिन्यूट। ये इसके ऊपर हम एग्जांपल मॉड एक्स देख सकते हैं। मॉड एक्स एक ऐसा ग्राफ है जो ऐसे है, यानी कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है, दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। बट अगर मैं बात करूं किसी ऐसी चीज की कि इसमें एक शार्प कॉर्नर है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूस वुड नेवर इंप्लाई अ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो कंटिन्यूस में इसने कह दिया मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट अगर कोई चीज डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगी। क्यों? काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कोई पॉइंट मतलब कोई ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, तो इस पॉइंट पे आप LHD निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लोगे। आपको पॉइंट ही नहीं पता है, आप LHD चलो लेट से कहीं ना कहीं से चुप के निकाल लिया, RHD भी निकाल लिया, पर आपको यही नहीं पता कि आपका वहां पर फंक्शन जो है उसका एंड इंटरवल क्या था। आपने ए नेगेटिव, अगर ये ए है तो ए नेगेटिव, पर आपने ए नेगेटिव ढूंढा कहां से, आपने ए पॉजिटिव ढूंढा कहां से। तो ऐसे सिनेरियो अराइज होने की वजह से ये वाली चीज एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बन जाती है। तो कंटिन्यूस होना, डिफरेंशिएबल होना इंप्लाइज कंटिन्यूटी, ये बात सही है,
कंटिन्यूस होना, ये तो नॉन कंटिन्यूस इज नॉन डिफरेंशिएबल, बस सिंपल है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो कंटिन्यूस वुड इम्प्लाई कि मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, या नॉन डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज नॉन कंटिन्यूस। तो इसका अगर हम इसका इनवर्स देखें तो नॉन कंटिन्यूस इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। तो जैसे अगर P यूनियन Q है तो इसको हम नेगेशन P ऐसे भी तो लिखते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं किसी चीज को तो इसको ऐसे भी तो लिखते हैं। तो मतलब देयर आर मेनी वेज टू से अ सेम थिंग। आपको बस सिंपली याद रखना है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सब काम इससे हो जाएंगे। जो चीजें नहीं हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली आप एक एग्जांपल सोचेंगे दिमाग में एंड यू विल गेट सॉर्टेड, ठीक है। नथिंग मच टू टॉक अबाउट। इंटरवल्स में हमने बात की कि देखो ओपन इंटरवल में ही वैसे तो बात होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबल ओवर ओपन इंटरवल तो आपका हर इंटरवल पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। बट अगर हम क्लोज्ड इंटरवल में बात करते हैं तो दो टाइप के सिनेरियो मैं पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करूंगा। एक तो है कि हमारा क्लोज्ड इंटरवल किसी फंक्शन के पार्ट है, और दूसरा है हमारा क्लोज्ड इंटरवल कुछ इस तरीके का है कि ये b है और ये a है। इस वाले सिनेरियो में एक्चुअली वी हैव टू टॉक इन द ओपन इंटरवल एज वेल। हमें ओपन इंटरवल में शुरुआत में बात करनी है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें इसके आगे वाला डेरिवेटिव और इसके पीछे वाले डेरिवेटिव्स को बस एग्जिस्ट करना है। उसकी इक्वालिटी, वी कांट टॉक अबाउट इक्वालिटी बट दे हैव टू जस्ट एग्जिस्ट, और वो इसी चीज में आ जाते हैं। देखो a टू b में ये वाली चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू a पॉजिटिव बिलोंग्स टू a टू b, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। a पॉजिटिव बिलोंग्स टू a comma b, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब a पॉजिटिव एंड आई नो दैट a पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू a, तो ऑटोमेटिकली वो हर पॉइंट के लिए अगर हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो ये कंडीशन आ जाती है। तो इसीलिए वी आर नॉट कंसीडरिंग द एंड पॉइंट्स इन दिस सिनेरियो, वी आर जस्ट कंसीडरिंग कि यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। देयर इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, एक इन्फिनिटी ना अप्रोच हो। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 1/x का, अगर हम डेरिवेटिव देखें तो 1/x का x ऐसा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 3, अगर ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 पर तो आप एग्जिस्ट करा ही, 3 पर तो एक फाइनाइट वैल्यू है, बट 0 पर डेरिवेटिव इनफाइनाइट, मतलब टैंजेंट, वर्टिकल टैंजेंट बन जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा, स्लोप सॉरी 90 को हाँ इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा स्लोप, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पर जो 0 है इस पे डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इस 0 to 3 में ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। बट इन एनी सिनेरियो अगर हम ओपन 0 to 3 बात कर रहे हैं तो ओपन में तो हम कह सकते हैं यार एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो उस केस में दिस इज अ डिफरेंशिएबल, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएबल होना था, नॉन डिफरेंशिएबल होना था, यहाँ पर डिफरेंशिएबल होना था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट हो जाता है टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। तो आपको मैं सिंपली बोल रहा हूँ a to b में देखना है बस। कंटिन्यूटी में जब भी है, कंटिन्यूटी में हम सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी a की बात कर सकते हैं, तो ये a to b है। आपने पढ़ा होगा कि अगर सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी होता है एक टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें कोई है किनारे पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं है कोई, हमें क्या मतलब, पर सिंगल पॉइंट में कंटिन्यूटी वुड ऑलवेज एग्जिस्ट इन एनी केस, बट डिफरेंशिएबिलिटी इन सिंगल पॉइंट इज मीनिंगलेस। देखो कंटिन्यूटी में क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, जो हमने बात की, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और LHL या RHL में से कोई एग्जिस्ट कर रहा है, RHL का कोई मीनिंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तब फंक्शन तब भी कंटिन्यूअस है। तो इसलिए कंटिन्यूटी वी कैन टॉक इन ओपन इंटरवल, पर डिफरेंशिएबिलिटी में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि LHD और RHD दोनों को बराबर होना पड़ेगा, मींस कि डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी भी फंक्शन को दोनों पैरामीटर से, लेफ्ट वाला पैरामीटर राइट वाला पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लॉजिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा बहुत और डिस्कशन, छोटा मोटा डिस्कशन करेंगे। f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। g of x इज नॉन डिफरेंशिएबल,
तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखें तो दिस स्टिल कैन बी डिफरेंशिएबल, तो स्टिल कैन बी डिफरेंशिएबल इसको मैं प्रूव करता हूँ। लेट्स से माय एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, आई कंसीडर इट टू बी, अच्छा डिफरेंशिएबल है नॉन डिफरेंशिएबल है, एक्स ले लेते हैं, चलो जी ऑफ एक्स को मॉड एक्स ले लेते हैं। ओहो, जी ऑफ एक्स को अगर मॉड एक्स ले लिया जाए तो एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स अगर मेरा कोई कैपिटल एफ फंक्शन है तो इसको हम लिखेंगे एक्स मॉड एक्स, जिसको हम डिफाइन करें अगर तो वो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर है और एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम एफ डैश एक्स देखें तो इसको हम ग्राफ से देख सकते हैं, वरना ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ये 2x आएगा और ये माइनस 2x आएगा। आप अपने आप चेक कर सकते हैं, x ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो लिख के तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कोई ऐसे लिखना, कोई दिस इज नॉट अ क्राइम। हाँ, पर ऐसा है अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो आपका ऑब्वियसली मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे यार। ठीक है, ग्राफ भी बना देते हैं, तो एक्स स्क्वायर है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा है और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है। अच्छा, एफ डैश ऑफ जीरो देखें, जीरो पॉजिटिव देखते हैं तो वो जीरो है, और एफ डैश ऑफ जीरो नेगेटिव देखें तो वो भी जीरो है, और एफ डैश ऑफ जीरो तो ऑब्वियसली जीरो है। तो जब हमारे पास एल एच डी आर एच डी सब मतलब जीरो हो गए तो आई कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। पर ये वाला फंक्शन वाजंट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए दिस स्टिल कैन बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल। मतलब जैसे इसमें हम दूसरा एग्जांपल ले लो, मॉड एक्स ले लो, एक फंक्शन को एक ले लो 2 मॉड एक्स, तो एक बन जाएगा 2x स्क्वायर, और वैसे फंक्शन प्रोडक्ट में 2x स्क्वायर ही बनेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। x बिलोंगिंग टू रियल के लिए 2x स्क्वायर बनेगा जो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूअस विल इंप्लाई डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पर भी स्टिल दो डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो आप कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते। जब भी कोई एक भी फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाए तो आप कमेंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अब एक और पॉइंट है कि अगर एक इन दोनों इनमें से नॉन डिफरेंशिएबल है तब भी क्या, तो इसमें हम एक कर लेते हैं मॉड एक्स और दूसरे को ले लेते हैं हम 3x प्लस मॉड एक्स, 3x माइनस मॉड एक्स ले लो, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो इन दोनों का सम तो डिफरेंशिएबल हो गया भाई। अरे भाई ये तो डिफरेंशिएबल हो गया भैया, ये कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसीलिए द सम फंक्शन मे बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसीलिए टू कंक्लूड दिस थिंग हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स आइदर मे बी आइदर अ नॉन डिफरेंशिएबल वुड डायरेक्टली इम्प्लाई, मतलब कोई भी एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो वुड डायरेक्टली इम्प्लाई वी इन दोनों के एल्जेब्रा रूल्स जस्टिफाइड नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंपल लॉजिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एक के लिए लग रहा है वो सभी के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया यार सिंपल सा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी जैसे डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, बट आई होप आप बेयर कर पा रहे हैं मेरे साथ। थोड़ा सा मतलब मेरा भी शेड्यूल बिजी होता जा रहा है दिन भर दिन, तो सॉरी, बेयर विद मी फॉर दैट। एंड बाकी स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना गाइस कि कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।